पहले हम प्रस्तावना को समझते हैं और उसके बाद जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे उसको हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, ये प्रस्तावना के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम प्रस्तावना को समझ लेते हैं थोड़ा कि किस तरह से क्वेश्चन प्रस्तावना में से पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं प्रस्तावना के बारे में। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसकी बात की हमने अभी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा, किसकी बात कर रहे हैं हम, संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, हिंदी वर्ष भी देख लेते हैं, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को ऐतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब देखो, प्रस्तावना से लगभग 50 तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कितने प्रकार के? 50 प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर आपको मैं यूं कहूं कि प्रस्तावना में किन किन बातों का उल्लेख मिलता है या प्रस्तावना को देखकर आपको क्या लगता है, तो देखो, दो बातें हम यहाँ जान लेते हैं। प्रस्तावना को देखकर सबसे पहली बात हमें पता चलती है कि प्रस्ताव जो हमारे संविधान के जो उद्देश्य हैं वो कहाँ मिलेंगे? प्रस्तावना में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? प्रस्तावना में मिलेंगे। फिर हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि जो मतलब अंतिम जो सत्ता है या जो संविधान का जो अंतिम जो सत्ता है वो किसमें निहित है। तो कई बार नाम लेते हैं हम, राष्ट्रपति में है या संविधान में है या जनता में है या किस में है। तो संविधान, तो हमको प्रस्तावना से ही पता चलता है कि जो अंतिम रूप से जो सत्ता है वो किसमें है? किसमें है? प्रस्तावना में। प्रस्तावना में किसमें मिलता है? जनता में है। तो जो अंतिम रूप से जो सत्ता जो दी गई है वो जनता को सौंपी गई है ना, जो सुप्रीमेसी है वो किसमें निहित है? वो है जनता में। किसमें निहित है? जनता में। क्योंकि जनता ने मिलकर ही क्या बनाया है? संविधान बनाया है। क्या बनाया भाई? संविधान बनाया है। तो आज हम देखेंगे कि हम भारत के लोग जैसे शब्दों का उल्लेख कहाँ मिलता है? प्रस्तावना में मिलता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है कि भारत किसी संधि का परिणाम नहीं है। भारत क्या है? एक स्वतंत्र राष्ट्र है। क्या है? एक स्वतंत्र राष्ट्र है। मतलब भारत अपने विदेशी मामले हो या आंतरिक मामले हो उसमें निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। उसे कोई भी देश उस पर दबाव नहीं बना सकता कि वो किस पेपर में निर्णय ले। वो स्वतंत्र है, इसीलिए क्या बोलते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। फिर देखो, समाजवादी की बात अपन बाद में करेंगे, पंथ निरपेक्ष की बात भी हम थोड़ा बाद में करेंगे। लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है? यहाँ पर किसका शासन है? लोगों का शासन है। किसका शासन है भाई? लोगों का शासन है। मतलब देखो, जो लोकतंत्र होता है वो भी दो प्रकार से होता है। एक होता है प्रत्यक्ष, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। तो हमारे यहाँ पर जो शासन है वह अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। क्या मतलब होता है इसका? जैसे अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष का मतलब समझते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है और अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष का मतलब होता है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ व्यक्ति ही क्या चलाए? सरकार चलाए। और दूसरा है अप्रत्यक्ष, मतलब जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा क्या चलाई जाती है? सरकार चलाई जाती है। जैसे हमारे यहाँ पर जो सबसे सुप्रीम है वो तो संविधान है, संविधान से भी सुप्रीम जनता है। और वैसे मैं कहूँ कि राष्ट्रपति हमारे राष्ट्र का प्रमुख होता है और जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा उनका चुनाव होता है। तो
तो हमारे यहाँ पर जो शासन व्यवस्था है वो कौन सी है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। गणराज्य का मतलब ये होता है कि जो राष्ट्रपति होता है वह वंशानुगत न होकर अप्रत्यक्ष रूप से उसका जनता के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में क्या होता है? चुनाव होता है। तो यहाँ पर राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, ऐसा राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रख सकते हो। गणराज्य है बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर आपसे ये पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार के न्याय मिलते हैं? तो 3 प्रकार के न्याय मिलते हैं। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। देखो यहाँ पर आपको सीक्वेंस भी याद रखना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ऐसा कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो प्रस्तावना में जो न्याय उल्लेखित हैं उनका सीक्वेंस क्या है, उनका क्रम क्या है। तो आपको इसी क्रम में याद रखना है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय मिलते हैं। अब देखिए यहीं पर हम एक और बात कर लेते हैं। जो हमारा DPSP है, जो मतलब संविधान का जो भाग 4 है, संविधान का भाग 4 आपको नीति निर्देशक तत्व बताते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका जो आर्टिकल 38 है, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 38, उसमें भी सेम 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की हुई है। तो अगर आपसे ऐसा कोई पूछे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आप कह सकते हैं प्रस्तावना में भी मिलता है, भाग 4 के अनुच्छेद 38 में भी मिलता है। बात समझ में आ गई होगी आपको। प्रस्तावना के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इन तीनों न्याय का उल्लेख प्रस्तावना के साथ साथ नीति निर्देशक तत्वों में भी मिलता है। आगे बात करते हैं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। मतलब प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख मिलता है। अब आपको इसका सीक्वेंस भी याद रखना है, विचार के बाद अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की जो व्यवस्था की गई है वो प्रस्तावना में मिलती है। और अगर आप देखें तो जो आपका भाग 3 है, भाग 3 में क्या पढ़ते हैं आप? भाग 3 में पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स का एक आर्टिकल है अनुच्छेद 19, और अनुच्छेद 19 का क्लॉज है 1। उसमें भी आपको मूल संविधान में तो 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलती थी, लेकिन वर्तमान समय में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19(1) में मिलती है। और प्रस्तावना की बात करें तो इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है, तो आपको याद रखना है 5 प्रकार की मिलती है। मूल संविधान में कितने प्रकार की मिलती थी, तो आपको याद रखना है 7 प्रकार की मिलती थी। वर्तमान में मूल अधिकार में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलती हैं, तो आपको याद रखना है वर्तमान समय में 6 प्रकार की मिलती है। क्योंकि आपको पता है 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को हमने, जो मौलिक अधिकार था उसे हमने अभी समाप्त कर दिया है 44वां अमेंडमेंट के थ्रू, और अभी ये केवल एक विधिक अधिकार है जिसका उल्लेख आर्टिकल 300A में मिलता है। ठीक है, व्यक्ति की स्वतंत्रता के बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, अब समता को चाहे समानता को, बात एक ही है। एक और चीज, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, इसको आप ब्रदरहुडनेस कहते हैं। ये तीनों वर्ड फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। अगर आपसे ये पूछ ले कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, जो प्रस्तावना में जो 3 शब्द मिलते हैं वो किस क्रांति से प्रेरित है, तो आपको क्या याद रखना है? फ्रांस की क्रांति से ये तीनों शब्द प्रेरित है। आगे बात करते हैं हम प्रतिष्ठा और अवसर की समता या समानता। तो अगर आपसे ऐसा पूछे कि प्रस्तावना में कुल कितनी प्रकार की समानता मिलती है, तो 2 प्रकार की समानता मिलती है। कितने प्रकार की समानता मिलती है? 2 प्रकार की समानता। पहला है प्रतिष्ठा और दूसरा है अवसर। अब देखो, जो आपका फंडामेंटल राइट्स का जो आर्टिकल 16 है
उसमें भी आपको अवसर की समानता मिलती है कि लोक नियोजन में सभी को बराबर के अवसर प्राप्त होंगे, मतलब सरकारी नौकरियों में सभी को बराबर के अवसर दिए जाएंगे, किसी के साथ भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो समानता की अगर बात करें, अवसर की समानता की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये प्रस्तावना में भी मिलती है और प्रस्तावना के साथ साथ मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 16 में भी इसका उल्लेख मिलता है। फिर अगर आगे बात करें, सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, बंधुता का मतलब भाईचारा, ब्रदरहुडनेस। ठीक है, और ये बात हमने पहले ही कर ली कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, देखो मैं आपके लिए यहाँ लिख लेती हूँ, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये तीनों शब्द कौन सी क्रांति, फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। आगे बात करते हैं, अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है ना। आपसे कई बार पूछा जाता है कि हमारा जो भारत का जो संविधान है वह संपूर्ण रूप से कब लागू हुआ। हम सब बात करते हैं कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। आज हम देखेंगे कि कहाँ लिखा हुआ है कि संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ, और प्रस्तावना में जो डेट लिखी मिलती है इसका भी रिलेवेंस देखेंगे आज। ठीक है, तो प्रस्तावना में कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, प्रस्तावना लिख कर दे देते हैं और नीचे ऑप्शन में 4 डेट दे दी जाती है और बोला जाता है आपसे कि प्रस्तावना में किस डेट को संविधान लागू हुआ। ठीक है, तो बात करते हैं 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया। कैसा लागू हो गया भाई, आंशिक रूप से लागू हो गया। और ये वाली जो हिंदी वर्ष वाली जो तारीख है वो आपको रट लेनी है, अच्छे से याद रखनी है। फिर संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, इसका भी सीक्वेंस आपको याद रखना है। अब आपसे पूछ ले कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949। संविधान को कब अधिनियमित किया गया, तो 26 नवंबर 1949। संविधान को कब अधिनियम आत्मार्पित किया गया, तो 26 नवंबर 1949। ठीक है, देखते हैं अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अच्छा चलो अब देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले 3-4 बात कर लेते हैं हम। देखो, मूल संविधान में 3 शब्द नहीं थे, 3 शब्दों को बाद में जोड़ा गया। उससे पहले 1-2 बात देखते हैं अपन। जैसे एक बात का नाम आता है बेरुवारीवाद बनाम भारत संघ 1990। क्या नाम आता है? बेरुवारीवाद बनाम भारत संघ। वर्ष कौन सा है? 1990, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है, ऐसा किस बात में बोला गया? बेरुवारीवाद में बोला गया। ये कब आया? 1960 में आया। और क्या बोला? प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है। अब आप बताओ, जब प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग ही नहीं है तो क्या उसमें संशोधन पॉसिबल है? तो आप कहेंगे संशोधन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग ही नहीं है, और भाग ही नहीं है तो आप उसमें संशोधन कैसे कर सकते हैं? लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 1973 डेट भी लिखती हूँ, बहुत ऐतिहासिक डेट है, और ये जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का वो पूरी भारतीय राज व्यवस्था में एक मील के पत्थर जैसा काम करता है। कैसा काम करता है? मील के पत्थर जैसा। देखो, देखते हैं अभी क्या है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद अब तक का सबसे
ऐतिहासिक निर्णय जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था, और जिसमें ये कहा कि जो प्रस्तावना है वह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट है और इस नाते इसमें संशोधन हो सकता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद का निर्णय सामने आता है और उसमें यह बोला जाता है कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का ही भाग है और भारतीय संविधान का भाग होने के नाते इसमें संशोधन भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर देखो, आपसे दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किस वाद में ये निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है, और किस वाद में ये निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का ही भाग है। तो आपको अच्छे से याद रखना है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में बोला कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है और भाग होने के नाते इसमें संशोधन भी संभव हो सकता है। अब देखो, ये जो केशवानंद भारती वाला जो मैटर था, ये अब तक सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में अब तक सबसे बड़ी पीठ थी। इसमें 13 न्यायाधीश थे। कितने सदस्यों की पीठ थी ये? 13 न्यायाधीशों की पीठ थी। तो अब तक सबसे बड़ी पीठ, इससे बड़ी पीठ आज तक कभी नहीं बनी है। 13 न्यायाधीश आज तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट के किसी भी मैटर में अब तक 13 न्यायाधीश किसी भी मैटर में उपस्थित नहीं हुए हैं। तो 13 जजों की ये पीठ थी, आपको याद रखना है अच्छे से। प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है और भाग होने के नाते इसमें संशोधन भी संभव है। अब देखो, 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें मात्र एक बार संशोधन हुआ है। कब हुआ? 1976 में हुआ। किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? 42वें संविधान संशोधन के तहत हुआ। क्या करा? 3 शब्द जोड़े। कितने शब्द जोड़े? 3 शब्द जोड़े। अब बात करते हैं कौन कौन से शब्द जोड़े। कितने शब्द जोड़े? 3 शब्द जोड़े। कौन कौन से शब्द जोड़े? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद का मतलब क्या हुआ कि देश में जो भी प्रॉपर्टी है वो निजी नहीं होगी, मतलब सभी संसाधनों पर किसका अधिकार होगा? किसका अधिकार होगा? सरकार का अधिकार होगा। किसका अधिकार होगा भाई? सरकार का अधिकार होगा। यही मतलब होता है समाजवाद। दूसरा है पंथनिरपेक्ष। पंथनिरपेक्ष का मतलब ये है कि जो किसी भी जो भारत जो राष्ट्र है हमारा, उसके सामने कोई भी धर्म सर्वोच्च नहीं है। मतलब भारत देश के लिए सभी धर्मों की स्थिति, मतलब सभी धर्मों को भारत समदृष्टि से देखेगा। और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े। तो आपसे ऐसा पूछ ले कि मूल प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं थे, तो इनमें से अगर एक भी शब्द आपके ऑप्शन में होता है तो वो शब्द नहीं हो जाएंगे। आपसे ये पूछ लेंगे कि प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा नया शब्द जोड़ा, तो ये शब्द जिस भी ऑप्शन में होंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। ये बात कर ली हमने केशवानंद की, एक बात कर ली हमने बेरुपारीवाद की। एक और बात करते हैं, एक और बात की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलो, ऐसा बॉम्बई बनाम भारत संघ। इससे पहले हमने 2 निर्णयों की बात करी थी, बेरुपारीवाद और उसके बाद देखो, प्रस्तावना से संबंधित 3 बात आपको याद होनी चाहिए। बेरुपारीवाद में बोला, अभी हमने डिस्कस करा था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद में बोला कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का ही भाग है और भाग होने के नाते इसमें संशोधन भी संभव है। ऐसा बॉम्बई बनाम भारत संघ में क्या बोला
कि जो प्रस्तावना है वह और क्या है, संविधान का आधारभूत ढांचा है। प्रस्तावना क्या है भाई, संविधान का आधारभूत ढांचा है। तो देखो तीनों वाद अलग अलग बात कहते हैं। ऐसा और बॉम्बे का नाम भारत संघ में क्या बोला, प्रस्तावना संविधान का आधारभूत ढांचा है। और आपको हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे आधारभूत ढांचा क्या होता है, थोड़ा जान लेते हैं। केशवानंद भारती वाले मैटर में ही आधारभूत ढांचे का कंसेप्ट निकलकर बाहर आता है। आगे की क्लासों में हम बात करेंगे क्या होता है आधारभूत ढांचे, ऐसे कौन से और आधारभूत ढांचे का निर्णय कौन करता है, क्या संविधान में आधारभूत ढांचों का उल्लेख मिलता है, ये सारी बातें हम आगे क्लास में करेंगे। अभी प्रस्तावना से संबंधित बात करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। देखो पहला ऑप्शन देखते हैं, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बिल्कुल ये भी मिलता है। पर हमको बेटर ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से सबसे बेटर ऑप्शन क्या है उसको चूज करना है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष। देखो जो धर्मनिरपेक्ष हैं उसी को हम पंथ निरपेक्ष क्या देते हैं। हालांकि दोनों शब्द अलग अलग हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर इनको एक ही मान लिया जाता है। और हमने बात करी थी इसको बाद में जोड़ा। बाद में कब जोड़ा, 1976 में जोड़ा, पता है आपको, 42वां संविधान संशोधन करके जोड़ा। तो बाद में जोड़ा, इसका क्या मतलब हो गया, 26 जनवरी 1950 को ये शब्द नहीं था तो ये ऑप्शन हमारा कट हो जाता है। फिर बात करते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसको एक बार छोड़ देते हैं। आगे बात करते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। अब देखो यहाँ पर क्या शब्द आ जाता है, समाजवादी। इसको भी हमने कब जोड़ा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाता है, कट हो जाता है। ये ऑप्शन भी कट इसलिए होगा क्योंकि इससे अच्छा ऑप्शन हमारे पास क्या बच जाता है, स बच जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है भाई, तो पहले का ऑप्शन क्या हो गया, स हो गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा क्रम सही है। अब देखो इसके लिए प्रस्तावना की जो शुरुआत वाली लाइन है वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इसीलिए मैंने क्वेश्चन समझाने से पहले प्रस्तावना को हमने एक बार सरसरी नजरों से देखा ताकि हमको क्वेश्चन करने में इजी रहे। तो बात करते हैं गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम सत्ता। देखते हैं एक बार, बताओ आप क्या होगा। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को या सार्वभौम सत्ता को, बात एक ही है। संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। मिला आपको पहली लाइन में, सेम सीक्वेंस। तो इसका सही क्रम कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भाई, अरे बोलो तो सही, द हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। अब पढ़ते हैं अपन तीसरा क्वेश्चन। निम्न शब्दों पर विचार करें। समाजवाद, प्रजातांत्रिक, इसको आप लोकतांत्रिक भी कह सकते हैं ना, प्रजा, लोक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। प्रस्तावना को देखा हमने, तो देखते हैं सीक्वेंस। हम भारत के लोग भारत को
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो सार्वभौमिक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद। फिर क्या आता है? समाजवाद आता है सीक्वेंस में। तो बाद में हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड जो वर्ड है वो क्या आएगा? समाजवाद। धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, है ना? तो सीक्वेंस क्या हो गया? 3 1 4 2। ये हमको कहाँ मिलता है? 3 1 4 2। अच्छा है, पहले भी मिल गया, ठीक है। और आप मैच कर लें, और इस तरीके से आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बड़े बड़े एग्जाम में, ठीक है। RAS के एग्जाम में एक बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन। चलिए भाई आगे चलते हैं। निम्न में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन से जोड़े गए हैं? समाजवाद जोड़ा गया, ग्राम स्वराज जैसा शब्द ही नहीं है प्रस्तावना में, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ऑलरेडी पहले से था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। 9वीं अनुसूची में भी कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। प्रस्तावना में हमने पढ़ा 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से ही कौन सा शब्द जोड़ा? धर्मनिरपेक्ष जोड़ा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट, निम्न में से सही कूट का चयन करें। क्या बताना है हमको? सही क्रम, सही कूट बताना है। पहला पढ़ते हैं, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ही उद्देशिका बना। बिल्कुल सही है। देखो थोड़ा संविधान सभा की बात करते हैं। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। क्या रखा? उद्देश्य प्रस्ताव रखा। किसके द्वारा रखा गया? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को भारत की संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया। तो देखो यहाँ पर हमारे 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव को कब रखा? 13 दिसंबर 1946 को रखा। किसके द्वारा रखा गया? नेहरू जी के द्वारा रखा गया। उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान की प्रस्तावना ने कब स्वीकार किया? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। तो पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो रखा गया वही आपकी क्या है? उद्देशिका है या प्रस्तावना है, जिसको आप प्रियम्बल भी कहते हैं। तो बिल्कुल सही है आपका स्टेटमेंट। पहले दूसरी बात करते हैं, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। बिल्कुल सही है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। न्याय योग्य का मतलब ये होता है कि इसके जो प्रावधान जो लिखे गए हैं प्रस्तावना में, उसको लागू करवाने के लिए आप न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला भी सही है। इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। इसमें संशोधन किया जा सकता है, और हमने एक बार संशोधन किया भी है। तो स्टेटमेंट तीसरा आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो देखते हैं पहला और दूसरा हमको कहाँ मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उद्देशिका में संशोधन किया गया 41वां, 42वां, 43वां, 44वां। बात की थी हमने कौन सा? 42वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1976 में। चलो आगे। उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय उल्लेखित हैं? करी सी बात, कितने प्रकार के न्याय उल्लेखित हैं? 3 प्रकार के न्याय उल्लेखित हैं। इसीलिए प्रस्तावना को पहले पढ़ाया गया आपको, ताकि आप आने वाले क्वेश्चन को अच्छे से कर सकें। कितने प्रकार के न्याय मिलते हैं? 3 प्रकार के न्याय मिलते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और यही न्याय और कहाँ मिलते हैं? आर्टिकल 38 में, जो हमारा क्या है? DPSP,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उद्देशिका में कितने प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है? कितने प्रकार की मिलती है भाई? 5 प्रकार की मिलती है। ठीक है, बात करी थी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। सीक्वेंस क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ये सीक्वेंस आपको याद भी होना चाहिए। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। एक और चीज, अगर हम अब ऐसे आगे आने वाली क्लासों में डिस्कस करेंगे, 19(1)(a) में आपको भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है, जो किसके सिमिलर है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ही सिमिलर है। तो उद्देशिका में कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है? 5 प्रकार की मिलती है। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। नेक्स्ट, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ मिलता है? अगर आपने प्रस्तावना को ध्यान से देखा है तो कहाँ मिलता है? प्रस्तावना जो शुरू होती है वह इसी लाइन से शुरू होती है, हम भारत के लोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हम भारत के लोग। कहाँ मिलता है? प्रस्तावना में। निम्न में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं था? नहीं है, वर्तमान की बात हो रही है। नहीं है। समाजवादी मिलता है, पंथ निरपेक्ष मिलता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मिलता है। ये आपके मूल प्रस्तावना में ही था, है ना? और ये दोनों आपके बाद में जोड़े। ठीक है, तो ये 3 शब्द तो प्रस्तावना में मिलते हैं। और कौन सा प्रस्तावना में नहीं है? तो कौन सा नहीं मिलता है? लोक कल्याण। नेक्स्ट, प्रस्तावना में संविधान के लागू होने की तारीख मिलती है। बात की थी हमने, क्या मिलती है? 26 नवंबर 1949 मिलती है। और जो पूर्ण रूप से जो संविधान लागू हुआ हमारा, वो हुआ था इस तारीख को। और अगर आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो देखते हैं अपन, जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 394 है, वहां लिखा मिलता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। और प्रस्तावना में कौन सी तारीख मिलती है? तो 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या मिलता है? पहला ऑप्शन देखते हैं, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का संघ है। लेकिन हमें बात किसकी करनी है? गणतंत्र की। तो हमने जब प्रस्तावना देखी थी तभी मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति होता है उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से भारत की जनता करती है। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जैसे हम चुनते हैं सांसद, हम चुनते हैं विधायक, और विधायक और सांसद निर्वाचित विधायक और सांसद दोनों मिलकर किसको चुनते हैं? राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। क्या है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, मतलब राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं बनता है। ठीक है, राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा ही चुना जाता है। तो गणतंत्र शब्द का मतलब क्या हुआ? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट, 42वां संविधान संशोधन से कितने शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किया गया? बात की थी हमने, कितने शब्द? 3 शब्द, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट, अब तक प्रस्तावना में कुल कितनी बार संशोधन हुआ है? देखा था हमने कितनी बार हुआ है? कितनी बार हुआ है जी? 1 बार हुआ है। कब हुआ था?
42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट, प्रस्तावना में पहला संविधान संशोधन कब हुआ? इससे पहले ही बात करी थी, कब हुआ था? 1976। प्रस्तावना में संशोधन से कौन से 3 शब्द जोड़े गए? अच्छा, पहला ऑप्शन देखते हैं, समाजवाद बिल्कुल जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष बिल्कुल जोड़ा गया, लेकिन स्वतंत्रता पहले से ही थी, तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाता है? कट जाता है। समाजवाद जोड़ा, पंथ निरपेक्ष जोड़ा, लेकिन गणराज्य पहले से ही मौजूद था, तो ये ऑप्शन हमारा कट हो जाता है। समाजवाद जोड़ा, पंथ निरपेक्ष जोड़ा, अखंडता जोड़ा। कितने शब्दों की बात हो रही है? 3 शब्दों की बात हो रही है। 1 2 3, 3 ही शब्द जोड़े गए हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सर, प्रस्तावना में निम्न में से किस तिथि का वर्णन मिलता है? देखते हैं इसको भी। अ में लिखा हुआ मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, यही ऑप्शन है आपका, यही सही है। ठीक है, इसको अच्छे से रट लें आप, क्या पता पूछ ले किसी एग्जाम में। नेक्स्ट, किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना? कौन से वाद में माना जी? केशवानंद में माना। अभी बात करी थी हमने 3 वाद की, बेरुपारी, केशवानंद और एसआर बॉम्बई। नेक्स्ट, प्रस्तावना में कितनी प्रकार की समता या समानता का उल्लेख मिलता है? बताओ। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, तो कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। लिखा मिलता है ना ऐसा। इसीलिए प्रस्तावना को पढ़ाने का मकसद यही था कि आगे आने वाले क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकें। थैंक यू।